हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल फार्मा जगत के नए एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत है। आज का मेरा वीडियो ना सिर्फ फार्मेसी पर्सन या हेल्थ पर्सन्स बल्कि सभी लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा खास होने वाला है, क्योंकि आज मैं एक ऐसी डिसीज़ के बारे में बात करने वाली हूँ जो बहुत कॉमन हो चुकी है। आज हर घर में एक या दो लोग ऐसे हैं जिनको ये डिसीज़ है या होने के चांसेस हैं। तो अब तक आप शायद समझ ही गए होंगे कि मैं किस डिसीज़ के बारे में बात कर रही हूँ। अगर नहीं समझे तो मैं ही बता देती हूँ। आज मैं जिस डिसीज़ के बारे में बात कर रही हूँ उसका नाम है डायबिटीज़ या डायबिटीज़ मिलाइटिस। इस वीडियो को देखने के बाद में आपको डायबिटीज़ से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन हो जाएगी, जैसे कि डायबिटीज़ क्या है, कैसे होती है, इसके सिम्टम्स क्या हैं, प्रिवेंशन के तरीके क्या हैं, ट्रीटमेंट क्या है, कौन कौन से टेस्ट हैं जिनसे हम डायबिटीज़ का पता लगा सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और आप प्रॉमिस कीजिए कि आप इस वीडियो में शुरू से लेके एंड तक रहेंगे, तभी आपको कंप्लीट नॉलेज हो पाएगी। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो देर किस बात की, तुरंत मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही पसंद आने पर लाइक और कमेंट भी कीजिए, अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ में शेयर भी कीजिए। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकॉन भी प्रेस कीजिए, जिससे कि आपको मेरा कोई भी नया वीडियो अपलोड होता है तो उसकी इन्फॉर्मेशन तुरंत मिले और उन वीडियोस को देखकर सुनकर दिन पे दिन आप अपनी नॉलेज को बढ़ाते रहें। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि डायबिटीज़ क्या है। डायबिटीज़ का मतलब होता है ब्लड में शुगर की मात्रा का बहुत अधिक बढ़ जाना। इसके पीछे रीज़न ये होता है कि हमारी बॉडी में एक हार्मोन सीक्रेट होता है जिसको बोलते हैं इंसुलिन। इंसुलिन का काम होता है ब्लड में जो शुगर प्रेजेंट है उसका यूज़ करके एनर्जी प्रोड्यूस करना। अगर किसी रीज़न से हमारी बॉडी इंसुलिन को सफिशिएंट अमाउंट में प्रोड्यूस नहीं कर पा रही है या इंसुलिन का इफ़ेक्टिवली यूज़ नहीं कर पा रही है, तो उस कंडीशन में इंसुलिन ब्लड में प्रेजेंट शुगर का यूज़ एनर्जी प्रोडक्शन में नहीं कर पाएगा और ब्लड में शुगर की मात्रा बढ़ जाएगी, और इसी कंडीशन को हम बोलते हैं डायबिटीज़। इनका ब्लड शुगर लेवल पर इफेक्ट समझने के लिए हम एक रियल लाइफ एग्जांपल देखेंगे। सामने 3 इमेजेस शो हो रही हैं जो कि एक होटल की हैं। पहली इमेज में होटल की किचन में एक शेफ है जो कि कुकिंग कर रहा है। दूसरी इमेज में वेटर्स हैं जो कि फूड को कस्टमर तक पहुंचा रहे हैं। और तीसरी इमेज में एक कस्टमर है जो फूड का बड़ी बेचैनी के साथ में वेट कर रहा है। यहाँ पर होटल की किचन को हम मान सकते हैं कि हमारे ब्लड की तरह है और उसमें जो फूड बन रहा है वो शुगर की तरह है, और ये जो वेटर है वो इंसुलिन की तरह है। तो अगर नंबर ऑफ़ वेटर सफिशिएंट हैं तो जो भी फूड बन रहा है वो कस्टमर्स तक पहुंचता रहेगा, कस्टमर्स भी सेटिस्फाइड रहेंगे और जो फूड है उसका सही यूज़ होगा, फूड बचेगा नहीं। लेकिन अगर नंबर ऑफ़ वेटर्स कम हो जाए उस कंडीशन में क्या होगा, फूड तो बन रहा है लेकिन सही तरीके से कस्टमर्स तक नहीं पहुंच पा रहा है, कस्टमर सेटिस्फेक्शन भी कम होगा और किचन के अंदर जो फूड बन रहा है वो इकट्ठा होता जाएगा, प्रॉपर वे में कस्टमर्स तक नहीं पहुंच पाएगा, जैसा कि इंसुलिन के एब्सेंस में ब्लड में शुगर लेवल बढ़ जाता है। इसके बाद में हम देखेंगे टाइप्स ऑफ डायबिटीज़। सबसे पहले हमें देखना है टाइप 1 डायबिटीज़। टाइप 1 डायबिटीज़ एक ऐसी डिसीज़ है जिसमें पेंक्रियाज इंसुलिन बनाना बंद कर देता है। ये एक ऑटो इम्यून डिसीज़ है। मतलब इसमें क्या होता है कि जो हमारा बॉडी का इम्यून सिस्टम होता है वो पेंक्रियाज की आइलिड सेल्स पे अटैक कर देता है जो कि इंसुलिन बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, और इस तरह से इंसुलिन प्रोडक्शन नहीं हो पाता है और ब्लड में शुगर की मात्रा बढ़ जाती है। अभी आपने एक वर्ड सुना, ऑटो इम्यून डिसीज़। अगर आप जानना चाहते हैं कि ऑटो इम्यून डिसीज़ क्या होती है तो उसके लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो बना रखा है जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, तो आप उस पर क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं। अब हमें देखना है ऑनसेट ऑफ टाइप 1 डायबिटीज़। टाइप 1 डायबिटीज़ जनरली चाइल्डहुड या एडोलेसेंस एज में होती है, लेकिन ये एडल्ट में भी हो सकती है। सामने इमेज में एक बच्चा शो हो रहा है जिसको टाइप 1 डायबिटीज़ है, मतलब उसके पेंक्रियाज में इंसुलिन का प्रोडक्शन नहीं हो पाता है। इसके बाद में हमें देखना है मैनेजमेंट ऑफ टाइप 1 डायबिटीज़। टाइप 1 डायबिटीज़ की मैनेजमेंट के लिए इंसुलिन इंजेक्शन या इंसुलिन पंप दिए जाते हैं और उसके साथ ही लाइफस्टाइल में भी चेंजेस ज़रूरी हैं। में हमें देखना है टाइप 2 डायबिटीज़। टाइप 2 डायबिटीज़ में इंसुलिन प्रोडक्शन होता तो है लेकिन लेस अमाउंट में होता है और बॉडी इंसुलिन के प्रति रेजिस्टेंट हो जाती है। लेकिन ये जो डिसीज़ है
ये टाइप 1 की तरह ऑटो इम्यून डिसीज नहीं है। इसके बाद में हमें देखना है मैनेजमेंट ऑफ टाइप 2 डायबिटीज़। टाइप 2 डायबिटीज़ का जो मैनेजमेंट है वो लाइफस्टाइल चेंज करके, ओरल मेडिकेशंस का यूज़ करके या कभी कभी इंसुलिन इंजेक्शन का यूज़ करके किया जा सकता है। इसके बाद में हमें देखना है जेस्टेशनल डायबिटीज़। जेस्टेशनल डायबिटीज़ जो होती है वो प्रेगनेंसी के दौरान डेवलप होती है और बेबी बर्थ के बाद में डिसअपियर हो जाती है। इसका मेन रीज़न होता है प्रेगनेंसी के दौरान हार्मोनल चेंजेस। सामने एक इमेज शो हो रही है जिसमें एक लेडी है जिसको जेस्टेशनल डायबिटीज़ है। तो इसमें क्या होता है कि चाइल्ड बर्थ के दौरान जो लेडी के ब्लड में एक्स्ट्रा ग्लूकोज है वो बेबी के ब्लड में पहुंच सकती है और जिसके कारण जो बेबी है वो ओवरवेट हो सकता है। वह मैनेजमेंट ऑफ जेस्टेशनल डायबिटीज़। जेस्टेशनल डायबिटीज़ का मैनेजमेंट लाइफस्टाइल चेंज करके, ब्लड शुगर लेवल को मेंटेन करके और कभी कभी इंसुलिन इंजेक्शन का यूज़ करके किया जा सकता है। इसके बाद में नेक्स्ट है प्री डायबिटीज़। प्री डायबिटीज़ का मतलब है कि जो पर्सन है उसमें ब्लड शुगर का लेवल नॉर्मल रेंज से ज़्यादा है, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं है कि उसको डायबिटिक पेशेंट की कैटेगरी में रखा जाए। जो प्री डायबिटिक पर्सनस होते हैं उनमें टाइप 2 डायबिटीज़ या हार्ट डिसीज़ होने के चांसेस बढ़ सकते हैं। इसके बाद में है मैनेजमेंट ऑफ प्री डायबिटीज़। प्री डायबिटीज़ का मैनेजमेंट एकदम सिंपल है। लाइफस्टाइल चेंज करके प्री डायबिटीज़ वाली जो पेशेंट हैं उनको डायबिटिक होने से रोका जा सकता है। इसके बाद में डायबिटीज़ का जो नेक्स्ट टाइप है वो है मैच्योरिटी ऑनसेट डायबिटीज़ ऑफ द यंग। ये जो डिसीज़ होती है वो रेयर और इनहेरिटेड होती है, मतलब पेरेंट्स से बच्चों में ट्रांसफ़र हो सकती है। और इस डिसीज़ का मेन रीज़न होता है जीन म्यूटेशन के कारण इंसुलिन प्रोडक्शन का डिक्रीज़ होना। सामने एक इमेज शो हो रही है जिसमें दिखाया गया है कि जो मदर है उसको ये वाली जो डिसीज़ है, मतलब मेजोरिटी ऑनसेट डायबिटीज़ ऑफ द यंग, जिसको MODY भी कहते हैं, वो है, जबकि फादर को MODY नहीं है। इसके बाद में इमेज में दिखाया गया है कि ये जो पेरेंट्स हैं इनकी 2 डॉटर्स हैं जिनमें से एक को MODY है और दूसरी डॉटर को MODY नहीं है। इसके बाद में है मैनेजमेंट ऑफ MODY। लाइफस्टाइल चेंजेस और मेडिकेशन के थ्रू MODY को मैनेज किया जा सकता है। इसके बाद में हमें देखना है सिम्टम्स ऑफ डायबिटीज़। डायबिटीज़ के सिम्टम्स टाइप ऑफ डायबिटीज़ और ब्लड शुगर लेवल कैसा है इस पर डिपेंड करते हैं। तो अभी हम इसके बाद में डायबिटीज़ के कुछ कॉमन सिम्टम्स जो कि हर तरह की डायबिटीज़ में हो सकते हैं उनके बारे में स्टडी करेंगे। डायबिटीज़ का पहला सिम्टम है एक्सेसिव थर्स्ट। डायबिटीज़ में ब्लड शुगर लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। अब इसको नॉर्मलाइज करने के लिए किडनी को एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ता है। किडनी शुगर को यूरिनेशन के थ्रू बॉडी से एलिमिनेट करती है। तो जब एक्सेसिव शुगर होगी तो यूरिन फॉर्मेशन ज़्यादा होगा, और यूरिन फॉर्मेशन ज़्यादा होगा तो शुगर के साथ साथ बॉडी से वाटर भी बाहर चला जाएगा, जिससे बॉडी के अंदर वाटर की कमी हो जाएगी, मतलब डिहाइड्रेशन हो जाएगा। तो इस तरीके से ब्रेन इस तरह के सिग्नल ट्रांसड्यूस करता है जिससे हमें ज़्यादा थर्स्ट फील होती है, ज़्यादा प्यास लगती है। डायबिटीज़ का नेक्स्ट सिम्टम है इंक्रीज्ड हंगर। डायबिटीज़ के केस में या तो इंसुलिन एब्सेंट होती है या बहुत ही कम मात्रा में बनती है, जिससे ग्लूकोज सेल्स के अंदर एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए एंटर नहीं हो पाती है। तो बॉडी में एनर्जी की कमी हो जाती है, जिससे ब्रेन जो होता है वो इस तरह के सिग्नल सेंड करता है जिससे पेशेंट को ज़्यादा हंगर या भूख फील होती है। डायबिटीज़ का नेक्स्ट सिम्टम है अनएक्सप्लेन्ड वेट लॉस। इसका रीज़न ये होता है कि डायबिटीज़ के केस में जब ब्लड शुगर लेवल बहुत ज़्यादा हाई होता है तो बॉडी अपने आप इस शुगर लेवल को नॉर्मलाइज करने के लिए शुगर को एलिमिनेट करने की कोशिश करती है। इस काम के लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है, और चूंकि डायबिटिक पेशेंट में इंसुलिन की कमी होती है या एब्सेंस होती है, इसलिए ग्लूकोज का यूज़ एनर्जी प्रोडक्शन के लिए नहीं हो सकता है। इसलिए जो डायबिटिक पेशेंट होते हैं वो मसल टिश्यूज़ को ब्रेक करके एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं और उस एनर्जी का यूज़ शुगर को बॉडी से बाहर निकालने में करते हैं। इस तरह से मसल टिश्यू के ब्रेकडाउन के कारण धीरे धीरे वेट लॉस होने लगता है और कई बार ज़रूरत से ज़्यादा वेट लॉस हो जाता है। इसके बाद में डायबिटीज़ का नेक्स्ट सिम्टम है ब्लड विज़न। क्या होता है कि जब ब्लड शुगर लेवल बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है तो जो एक्स्ट्रा शुगर है जो कि ग्लूकोज के फॉर्म में है वो आइज़ में एंटर हो जाती है। अब आई में एंटर होने के बाद में जो लेंस है आई के वो इस शुगर को एब्जॉर्ब कर लेते हैं और ये यहाँ पर
सॉर्बिटॉल में कन्वर्ट हो जाती है, जिसके कारण ऑस्मोटिक प्रेशर इंक्रीज हो जाता है। सॉर्बिटॉल आसपास के टिश्यूज से वाटर को अट्रैक्ट करता है और लेंस जो होता है वो स्वेल हो जाता है। स्वेल होने के कारण लेंस की लाइट को रेटिना में फोकस करने की जो एबिलिटी होती है, जिसके कारण विज़न प्रोसेस कंप्लीट हो पाती है, वो डिस्टर्ब हो जाती है। तो प्रॉपरली लाइट फोकस नहीं होने के कारण पेशेंट का जो विज़न है वो ब्लर्ड हो जाता है, क्लियर नहीं दिखाई देता है। डायबिटीज़ का नेक्स्ट सिम्टम है स्लो हीलिंग ऑफ सोर्स एंड कट्स। डायबिटीज़ में क्या होता है कि बहुत सारे ऑर्गन्स बॉडी के अफेक्टेड हो जाते हैं। उनमें से एक है इम्यून सिस्टम। इम्यून सिस्टम भी अफेक्टेड होता है और WBC वीक हो जाती हैं। तो WBC के वीक होने के कारण भी क्या होता है कि जो सोर्स होते हैं या कट होते हैं उनको हील होने में टाइम लगता है। और इसके अलावा जो ब्लड वेसल्स होती हैं वो भी नैरो हो जाती हैं। उसका रीज़न है कि ग्लाइकेशन नाम की प्रोसेस होती है, उसमें जो शुगर मॉलिक्यूल होते हैं, एक्स्ट्रा शुगर मॉलिक्यूल, वो ब्लड वेसल्स के प्रोटीन पर अटैक करते हैं और ब्लड वेसल वाल के साथ में चिपक जाते हैं, जिससे जो वेसल्स होती हैं वो स्टफ हो जाती हैं, टाइट हो जाती हैं और नैरो हो जाती हैं, जिसके कारण उनमें जो ब्लड फ्लो होता है वो अच्छे तरीके से नहीं होता है। और ब्लड फ्लो अच्छे तरीके से नहीं होता है तो इसके कारण जो वुंड है हमें, या सोर है या कट है, मतलब जो भी घाव वाली चीज़ें, वहाँ तक ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स की प्रॉपर सप्लाई नहीं हो पाती है और जिसके कारण घाव के ठीक होने में टाइम लगता है। अब इसके साथ साथ इन्फेक्शन के चांसेस भी बढ़ जाते हैं, क्योंकि ब्लड के पुअर फ्लो के कारण जो नर्व्स होती हैं बॉडी के अंदर वो भी डैमेज हो जाती हैं, जिसके कारण क्या होता है कि कई बार ब्रेन में सेंसेशन नहीं पहुंच पाता है कि हमें कहीं चोट लगी है, पेन हो रहा है, जिससे हमें हमारे बॉडी में घाव होने के बाद भी लंबे टाइम तक हम उस पर ध्यान नहीं देते हैं। और लंबे टाइम तक जब ध्यान नहीं देते हैं तो धीरे धीरे वहाँ पर इन्फेक्शन होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। डायबिटीज़ का नेक्स्ट सिम्टम है फटीग, मतलब थकावट होना। इसका एक रीज़न तो ये है कि इंसुलिन की एब्सेंस या कमी होने के कारण ग्लूकोज के थ्रू जो एनर्जी प्रोडक्शन की प्रोसेस है वो रुक जाती है, तो प्रॉपर एनर्जी प्रोड्यूस नहीं हो पाती है। दूसरा, ब्लड शुगर लेवल बढ़ने के कारण किडनी उस शुगर लेवल को नॉर्मलाइज करने के लिए यूरिन फॉर्मेशन बढ़ा देता है, यूरिन, जिससे कि यूरिन के थ्रू शुगर बॉडी से बाहर निकल जाए। तो इसके साथ ही बॉडी से वाटर भी बाहर निकल जाता है, तो डिहाइड्रेशन होता है। डिहाइड्रेशन के कारण भी अपने आप थकावट फील होगी। साथ ही डिहाइड्रेशन के कारण ब्लड वॉल्यूम भी डिक्रीज़ हो जाता है। ब्लड वॉल्यूम डिक्रीज़ होने के कारण हार्ट को ब्लड ट्रांसपोर्ट करने के लिए भी ज़्यादा वर्कआउट करना पड़ता है और जिसके कारण भी थकावट फील होती है। डायबिटीज़ का नेक्स्ट सिम्टम है फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, जिसका रीज़न ऑलरेडी लास्ट स्लाइड में बताया जा चुका है। इसके बाद में हमें नेक्स्ट जो चीज़ देखना है वो है डायग्नोसिस ऑफ डायबिटीज़। डायबिटीज़ के डायग्नोसिस के लिए कई टेस्ट होते हैं जिनसे हम ये पता लगा सकते हैं कि डायबिटीज़ है या नहीं, और अगर है तो किस टाइप की डायबिटीज़ है। तो हम इन टेस्ट को वन बाय वन देखते हैं। डायबिटीज़ का पहला टेस्ट है फास्टिंग ब्लड शुगर लेवल टेस्ट। इस टेस्ट में डायबिटीज़ का मेजरमेंट ओवरनाइट फास्ट के बाद में किया जाता है। डायबिटीज़ का नेक्स्ट टेस्ट है ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट, या जिसको OGTT भी कहते हैं। ये जो OGTT टेस्ट है ये 8 से 12 घंटे तक फास्टिंग कंडीशन में पेशेंट को रखने के बाद किया जाता है, और टेस्ट करने के 2 घंटे पहले पेशेंट को एक शुगर कंटेनिंग लिक्विड दिया जाता है। इसके बाद में टेस्ट करते हैं। इस टेस्ट का पर्पज़ होता है कि पेशेंट ग्लूकोज को कितना टॉलरेट कर सकता है, ग्लूकोज देने पर उसकी शुगर कितनी बढ़ती है। और ये जानना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जब भी फूड इनटेक होता है तो हम जानते हैं कि फूड का ब्रेकडाउन होता है, फूड के ब्रेकडाउन से ग्लूकोज बनता है, तो खाना खाने के बाद में शुगर कितनी बन सकती है। तो ये सारी चीज़ों का आइडिया लेने के लिए, डिटेक्ट करने के लिए ये वाला टेस्ट किया जाता है। इसके बाद में नेक्स्ट है HbA1c टेस्ट या ग्लाइकेटेड हीमोग्लोबिन टेस्ट। जो HbA1c टेस्ट होता है इसमें लास्ट 2 से लेकर 3 मंथ्स का एवरेज ब्लड शुगर लेवल मेज़र किया जाता है। इस टेस्ट में क्या होता है कि जैसे जैसे ब्लड शुगर लेवल बढ़ता है तो जो ब्लड शुगर है या ग्लूकोज है वो रेड ब्लड सेल्स में पाए जाने वाला एक प्रोटीन हीमोग्लोबिन, और उसका भी एक स्पेसिफिक टाइप हीमोग्लोबिन A के साथ में बाइंड हो जाता है, और इनकी कॉम्बिनेशन को बोलते हैं ग्लाइकेटेड हीमोग्लोबिन, ये बना लेता है। तो इस टेस्ट के थ्रू हमें ये पता चलता है कि कितने % रेड ब्लड सेल्स में ग्लूकोज और हीमोग्लोबिन का कॉम्बिनेशन बना है।
तो इसको परसेंटेज में मेज़र किया जाता है। ये 3 मंथ्स की एवरेज शुगर इसलिए बताता है क्योंकि जो रेड ब्लड सेल्स हैं उनका जो एज स्पान है वो होता है 3 मंथ्स। अब HbA1c टेस्ट में जो परसेंटेज में ब्लड शुगर मेज़र किया जाता है, अगर आप इसका कैलकुलेशन सीखना चाहते हैं तो इसके लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया है जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। इसके बाद में नेक्स्ट है रैंडम ब्लड शुगर लेवल टेस्ट। रैंडम ब्लड शुगर टेस्ट जो होता है, इसके नाम से ही क्लियर है कि इसमें ब्लड शुगर लेवल को रैंडमली चेक किया जाता है। मतलब इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि लास्ट टाइम कब फूड इंटेक किया था, इसको दिन में कई बार भी टेस्ट कर सकते हैं। और ये जो टेस्ट है इससे शुगर के कारण होने वाली कॉम्प्लिकेशंस या क्रोनिक कंडीशन में और क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, इनके बारे में एक आइडिया मिल सकता है। अब हमें देखना है ब्लड शुगर टेस्ट लेवल्स। इसमें हम देखेंगे कि अलग अलग तरह के ब्लड शुगर टेस्ट करने पर अगर नॉर्मल कंडीशन है तो उस कंडीशन में ब्लड शुगर लेवल क्या होगा, और डायबिटीज़ या प्री डायबिटीज़ वाली कंडीशन में ब्लड शुगर लेवल क्या होगा। हाँ, इसमें हम सबसे पहले देखेंगे HbA1c टेस्ट, जिसमें कि वैल्यूज़ परसेंटेज में आएगी। वैल्यू अगर 6.5 या इससे ज़्यादा है तो डायबिटीज़ है, 5.7 से 6.4 के बीच है तो पर्सन को प्री डायबिटीज़ है, वैल्यू अगर लगभग 5 है तो नॉर्मल कंडीशन है। फिर है फास्टिंग प्लाज्मा ग्लूकोज टेस्ट, जिसमें प्लाज्मा ग्लूकोज लेवल मिलीग्राम पर DL मतलब मिलीग्राम पर डेसीलीटर में मेज़र होगा। इसमें वैल्यू अगर 126 या उससे ज़्यादा है तो डायबिटीज़ है, 100 से 125 है तो प्री डायबिटीज़ है, 99 या उससे कम है तो नॉर्मल है। फिर नेक्स्ट टेस्ट है ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट। इसमें भी ब्लड ग्लूकोज लेवल की वैल्यू मिलीग्राम पर DL मतलब मिलीग्राम पर डेसीलीटर में मेज़र होगी। वैल्यू अगर 200 या इससे ज़्यादा है तो डायबिटीज़ है, 140 से 199 है तो प्री डायबिटीज़ है, 139 या इससे कम है तो नॉर्मल कंडीशन है। अब हमें देखना है प्रिवेंशन ऑफ डायबिटीज़। इसमें हम देखेंगे कि अगर किसी पर्सन को ऐसा लग रहा है कि उसको डायबिटीज़ हो सकती है या जेनेटिकली उसमें डायबिटीज़ होने के चांस हैं, किसी भी रीज़न से ऐसा लग रहा है, तो ऐसे कौन कौन से तरीके हैं जिससे डायबिटीज़ को रोका जा सकता है। डायबिटीज़ प्रिवेंशन का जो पहला तरीका है वो है लूज़ एक्स्ट्रा वेट। इसका रीज़न ये है कि हमारी बॉडी में फैट सेल्स भी होती हैं और मसल सेल्स भी होती हैं। तो जो फैट सेल्स होती हैं वो मसल सेल्स की कंपैरिजन में इंसुलिन के प्रति लेस सेंसिटिव होती हैं। तो अगर हमारा वेट ज़्यादा है, इसका मतलब है नंबर ऑफ़ फैट सेल्स ज़्यादा है, और नंबर ऑफ़ फैट सेल्स ज़्यादा है, मसल सेल्स कम है, तो बॉडी की इंसुलिन के प्रति सेंसिटिविटी कम हो जाएगी, और इंसुलिन के प्रति सेंसिटिविटी कम होगी तो डायबिटीज़ के चांसेस बढ़ जाएंगे। दूसरा है कि अगर एक्स्ट्रा वेट होगा तो हम ज़्यादा एक्टिव नहीं रहेंगे, लेज़ीनेस रहेगी, और लेज़ीनेस रहने के कारण एक्सरसाइज, एरोबिक एक्सरसाइज, वॉकिंग, ये सारी एक्टिविटीज़ कम होंगी तो डायबिटीज़ होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। इसलिए एक्स्ट्रा वेट को कम करना ज़रूरी है, एक प्रॉपर वेट मेंटेन रहना ज़रूरी है। अब में नेक्स्ट जो डायबिटीज़ प्रिवेंशन का तरीका है वो है बी मोर एक्टिव। बी मोर एक्टिव से मतलब है कि हर तरह से एक्टिव रहना है। इसमें पहली चीज़ तो आ जाती है रेगुलर एक्सरसाइज। तो रेगुलर एक्सरसाइज में लगभग 150 मिनट्स मॉडरेट एरोबिक एक्टिविटी अगर वीक में कम से कम 2 दिन की जाए, या 75 मिनट्स विगरस इंटेंस एक्टिविटी अगर वीक में 2 दिन की जाए तो ये सफिशेंट है। इसके अलावा सीडेंट्री बिहेवियर को रोकना है, मतलब हमेशा सिटिंग वाली पोजीशन में रहना, इस एक्टिविटी को भी रोकना है। अगर किसी का जॉब सिटिंग है, इसमें हमेशा बैठकर काम करना है, तब भी बीच बीच में आधा घंटे के अंदर थोड़ा टहलना, वॉक करना, या बैठे बैठे ही बॉडी स्ट्रेच करना, ये सारी चीज़ें ज़रूरी हैं। अब ये सारी चीज़ें क्यों ज़रूरी हैं वो हम देखते हैं। उसका रीज़न ये है कि एक्सरसाइज करने से जो मसल सेल्स हैं हमारी बॉडी की, वो ग्लूकोज का ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी प्रोडक्शन में यूज़ करती हैं, जिससे ब्लड ग्लूकोज लेवल मेंटेन बना रहता है। दूसरा होता है
कि एक्सरसाइज करने से वेट कंट्रोल रहता है, और वेट कंट्रोल से किस तरह से डायबिटीज़ मेंटेन रहती है वो हम ऑलरेडी देख चुके हैं। फिर एक्सरसाइज करने से स्ट्रेस भी कम होता है, क्योंकि एक्सरसाइज करने से जो एंडोर्फिन हार्मोन्स हैं जो कि हमारे मूड को अच्छा करते हैं वो रिलीज़ होते हैं। इसलिए मूड स्विंग, डिप्रेशन, एंजाइटी, ये सारी प्रॉब्लम्स भी सॉल्व होती हैं। इसके अलावा एक्सरसाइज करने से जो हमारा हार्ट है, हार्ट में ब्लड फ्लो वाली जो प्रॉपर्टी है वो प्रॉपर वे में बनी रहती है। तो डायबिटीज़ के कारण जो हार्ट रिलेटेड अदर कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं वो होना रुक जाता है। अब नेक्स्ट है कंट्रोल स्ट्रेस। जिस तरह से वेट कंट्रोल, रेगुलर एक्सरसाइज, ये सारी चीज़ें डायबिटीज़ को रोकने के लिए ज़रूरी है, उतनी ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है स्ट्रेस कंट्रोल करना। स्ट्रेस भी एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है डायबिटीज़ का। इसका सबसे इम्पॉर्टेंट रीज़न ये है कि जब हमें स्ट्रेस होता है तो स्ट्रेस वाली कंडीशन में एक हार्मोन होता है कॉर्टिसोल, वो रिलीज़ होने लगता है। और जो कॉर्टिसोल है वो हमारे बॉडी की इंसुलिन के प्रति जो सेंसिटिविटी है उसको डिक्रीज़ करता है, जिससे ब्लड ग्लूकोज का एनर्जी प्रोडक्शन यूज़ नहीं हो पाता है और ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ जाता है। इसके अलावा स्ट्रेस वाली कंडीशन में वेट इंक्रीज़ होने के भी चांसेस रहते हैं, और एक्स्ट्रा वेट होने पर किस तरह से शुगर इंक्रीज़ हो सकती है वो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। स्ट्रेस वाली कंडीशन में स्लीप जो होती है वो भी डिस्टर्ब हो जाती है, और स्लीपिंग पैटर्न डिस्टर्ब होने से कॉर्टिसोल का जो रिलीजिंग है वो और ज़्यादा बढ़ जाती है, और जितना ज़्यादा कॉर्टिसोल रिलीज ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा डायबिटीज़ होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। हमें देखना है क्विट अल्कोहल एंड स्मोकिंग। तो हम सबसे पहले देखेंगे कि अल्कोहल किस तरह से ब्लड शुगर लेवल को अफेक्ट करता है। अगर कोई पर्सन अल्कोहल का ज़्यादा इंटेक करता है तो जो लीवर है वो अल्कोहल के मेटाबॉलिज्म में बिजी हो जाता है, और इस तरीके से शुगर और इंसुलिन का जो बॉडी में लेवल होना चाहिए उसको मेंटेन नहीं कर पाता है। तो इन दोनों कंडीशन में क्या होगा कि हाइपोग्लाइसीमिया या हाइपरग्लाइसीमिया दोनों हो सकते हैं। हाइपोग्लाइसीमिया मतलब ब्लड शुगर लेवल का नॉर्मल से कम होना, हाइपरग्लाइसीमिया मतलब ब्लड शुगर लेवल का नॉर्मल लेवल से ज़्यादा होना। फिर दूसरा रीजन होता है कि अल्कोहल के इंटेक से वेट गेन हो सकता है, और अगर वेट बढ़ जाता है तो किस तरह से इंसुलिन रेजिस्टेंस क्रिएट हो जाती है, जिससे कि शुगर लेवल बढ़ जाता है, ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं। फिर अल्कोहल के कारण क्रोनिक इन्फ्लामेशन भी हो सकता है, और क्रोनिक इन्फ्लामेशन फाइनली क्या होता है कि इंसुलिन रेजिस्टेंस कॉज कर सकता है, जिससे कि ब्लड शुगर लेवल बढ़ सकता है। फिर कई बार क्या होता है अल्कोहल के एक्सेसिव यूज के कारण लीवर डैमेज भी हो सकता है, और हम जानते हैं कि ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म से रिलेटेड जो हार्मोन्स होते हैं जैसे कि ग्रोथ हार्मोन्स हैं या सम अदर हार्मोन्स हैं वो सभी लीवर से सीक्रेट होते हैं। तो इस तरीके से अल्कोहल ब्लड शुगर लेवल को अफेक्ट करता है। इसके बाद में स्मोकिंग करने से क्या होता है कि एक हार्मोन होता है कोर्टिसोल जो कि स्ट्रेस प्रोड्यूसिंग हार्मोन होता है वो रिलीज होने लगता है। इसके कारण इन्फ्लामेशन हो सकता है, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस हो सकता है, मतलब बॉडी के अंदर फ्री रेडिकल्स की मात्रा बढ़ सकती है, और फ्री रेडिकल्स की मात्रा बढ़ने से क्या होता है ये जो इंसुलिन प्रोड्यूसिंग सेल्स होती हैं उनको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। इस तरह से इंसुलिन प्रोडक्शन रुक जाएगा, और इंसुलिन प्रोडक्शन रुक जाने के कारण ब्लड शुगर लेवल बढ़ सकता है। पर में नेक्स्ट तरीका जिसके थ्रू हम डायबिटीज़ प्रिवेंट कर सकते हैं वो है ईट फाइब्रस फूड, या हम बोल सकते हैं प्रेफर होल ग्रेन ओवर रिफाइंड फूड। तो क्या होता है कि अगर हम रिफाइंड फूड लेते हैं तो उसमें फाइबर्स कम होते हैं और शुगर ज़्यादा होती है, इसलिए इनका डाइजेशन फास्ट होता है, जिससे शुगर जल्दी रिलीज़ होती है और ब्लड शुगर लेवल जल्दी जल्दी इंक्रीज़ होता है, जिससे कि डायबिटीज़ के चांस बढ़ जाते हैं। अगर हम एग्जांपल देखें रिफाइंड फूड का तो वाइट ब्रेड है, पिज़्ज़ा है, बर्गर है, या इस तरह के जितने भी फास्ट फूड हैं वो सारे हैं, इसीलिए इनको अवॉइड करना चाहिए। अब अगर हम फाइबर्स की बात करें या फाइबर्स फूड की बात करें तो इसमें फाइबर्स ज़्यादा होते हैं जबकि शुगर कम होती है, इसलिए इनका डाइजेशन धीरे धीरे होता है, और स्लो डाइजेशन के कारण ब्लड शुगर लेवल भी धीरे धीरे बढ़ता है, तो डायबिटीज़ के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। फाइबरस फूड के अगर हम एग्जांपल्स देखें तो वो है
वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, ओट्स, नट्स, लेग्यूम्स में हर तरह की बीन्स वगैरह आ जाएंगे, इसलिए इनको प्रेफर किया जाता है। इसके बाद में नेक्स्ट है अवॉइड प्रोसेस्ड फूड। प्रोसेस्ड फूड का मतलब होता है जंक फूड या फास्ट फूड। इनमें शुगर अलग से एडिट की जाती है और साथ ही इनमें क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट की मात्रा भी बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए नेचुरल है कि इनका यूज़ करने से शुगर लेवल बढ़ेगा। इसके बाद में नेक्स्ट है ईट हेल्दी फूड। हेल्दी फूड में ऐसा फूड आता है जिसमें सारे न्यूट्रिएंट्स जैसे विटामिन, प्रोटीन्स, फाइबर्स, ये सारे सफिशिएंट अमाउंट में प्रेजेंट हो। तो हेल्दी फूड हर तरह से हर डिसीज़ के लिए अच्छा है। अगर हम डायबिटीज़ के केस में देखें तो अगर फूड में फाइबर्स होंगे तो डायरेक्टली क्या होगा, ब्लड शुगर लेवल अफेक्टेड होगा, क्योंकि फाइबर्स का डाइजेशन स्लो होता है जिससे शुगर धीरे धीरे बनेगी और ब्लड शुगर लेवल लंबे टाइम तक मेंटेन रहेगा। अदर हेल्दी फूड भी यूज़ करने से कई तरीके से बेनिफिट मिलेगा, जैसे हेल्दी फूड यूज़ करने से हमारी ओवरऑल हेल्थ अच्छी रहेगी। ओवरऑल हेल्थ अच्छी रहने से वेट गेन नहीं होगा, जो कि डायबिटीज़ के लिए अच्छा है। स्लीपिंग पैटर्न अच्छा होगा, ये भी डायबिटीज़ के लिए अच्छा है। हम एनर्जेटिक फील करेंगे, एक्सरसाइज कर पाएंगे, जिससे भी डायबिटीज़ कंट्रोल रहेगी। हेल्दी फूड के अंदर अनसैचुरेटेड फैट्स भी आते हैं। ये क्या करते हैं कि जो सेल्स होती हैं हमारी बॉडी में, उनकी इंसुलिन के प्रति सेंसिटिविटी को बढ़ाते हैं, और इस काम को करने के लिए इनकी कई मैकेनिज्म होती है, जैसे कि ये सेल मेम्ब्रेन में इंटीग्रेट हो जाते हैं, और इंटीग्रेट होने के कारण क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी बढ़ जाती है, और जो सेल मेम्ब्रेन की सरफेस पर इंसुलिन रिसेप्टर्स होते हैं उनकी फंक्शनिंग प्रॉपर होने लगती है, जिससे इंसुलिन सिग्नलिंग बेटर हो जाती है, इंसुलिन अपटेक बेटर हो जाता है, और इस तरह से इंसुलिन सही अमाउंट में बनने के कारण ब्लड शुगर लेवल मेंटेन रहता है। फिर क्या होता है कि ये जो अनसैचुरेटेड फैट्स होते हैं इनमें एंटी इन्फ्लामेटरी इफेक्ट भी होता है, और एंटी इन्फ्लामेटरी इफेक्ट होने के कारण ये इंसुलिन सिग्नलिंग पाथवेज को भी इंक्रीज़ कर देते हैं। फिर है ये जो लिपिड प्रोफाइल है हमारा, उसको भी मॉड्यूलेट करते हैं, मेंटेन करते हैं। मतलब ये क्या करते हैं कि HDL, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन, जिसको हम गुड कोलेस्ट्रॉल भी कहते हैं, उसका लेवल इंक्रीज़ करते हैं, और ट्राइग्लिसराइड्स का लेवल डिक्रीज़ करते हैं। और ये दोनों जो प्रोसेस हैं, HDL का बढ़ना और ट्राइग्लिसराइड्स का घटना, ये इंसुलिन सेंसिटिविटी को बढ़ाता है, जिससे कि जो हमारी ब्लड में ग्लूकोज होती है उसका प्रॉपर यूज़ होता है एनर्जी प्रोडक्शन के लिए, और ब्लड ग्लूकोज लेवल रेगुलेट हो जाता है। इसके बाद में नेक्स्ट है कंट्रोल पोर्शन साइजेस। इसका मतलब है कि फूड को ज़्यादा क्वांटिटी में एक साथ नहीं लेना चाहिए, बल्कि छोटे छोटे पोर्शन में डिवाइड करके लेना चाहिए। तो इससे फ़ायदा ये होगा कि एक साथ बहुत सारी ग्लूकोज का फॉर्मेशन नहीं होगा, और बहुत सारे ग्लूकोज का फॉर्मेशन नहीं होगा तो एकदम से ब्लड ग्लूकोज इंक्रीज नहीं होगा, जिससे डायबिटीज़ के चांसेस कम हो जाएंगे। बाद में ब्लड शुगर लेवल को मेंटेन करने का जो नेक्स्ट तरीका है वो है कि वाटर का ज़्यादा से ज़्यादा इंटेक किया जाए, और शुगर कंटेनिंग लिक्विड्स जैसे कि चाय, कॉफ़ी, इनका कम से कम यूज़ किया जाए, क्योंकि इनमें जो शुगर होती है वो डिज़ोल्व स्टेट में होती है, और डिज़ोल्व स्टेट में होने के कारण ये जो शुगर है वो बहुत जल्दी एब्जॉर्ब हो जाती है, मतलब ब्लड में बहुत जल्दी पहुंच जाती है, जिससे कि डायबिटीज़ होने के चांस बढ़ जाते हैं। डायबिटीज़ के जो भी पेशेंट्स हैं, चाहे उनको डायबिटीज़ 1 हो, डायबिटीज़ 2 हो या प्री डायबिटिक हो, उनको रेगुलर डॉक्टर के कांटेक्ट में होना चाहिए, ब्लड टेस्ट करवाना चाहिए, स्पेशली HbA1c टेस्ट करवाना ज़रूरी है, जिससे कि उनको लास्ट 3 मंथ का अपना ब्लड शुगर का रिकॉर्ड मिल सके, और उसके अकॉर्डिंग डॉक्टर उनको मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर सकें। डायबिटिक पेशेंट को डॉक्टर ने जो भी मेडिसिन प्रिस्क्राइब की हो या इंसुलिन इंजेक्शन रिकमेंड किए हो, तो ये सारी चीज़ें प्रॉपरली लेना चाहिए, डोज मिस नहीं करना चाहिए, और मेडिसिन लेने का जो भी तरीका बताया हो उसको पूरी तरह से फॉलो करना चाहिए। डायबिटिक पेशेंट के लिए अभी तक जो भी प्रिवेंटिव मेजर्स बताए हैं, जैसे कि रेगुलर एक्सरसाइज, स्ट्रेस मैनेजमेंट, हेल्दी फूड, फाइबरस फूड, जंक फूड से दूर रहना, साथ ही डॉक्टर ने जो मेडिकेशंस प्रिस्क्राइब की हैं उनको प्रॉपर वे में लेना, इंसुलिन बताया है तो इंसुलिन इनटेक करना, ये सारी चीज़ों को अगर फॉलो करता है तो वैसे तो डायबिटीज़ कंट्रोल रहेगी और पेशेंट को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन फिर भी अगर कभी
उसमें कोई ऐसा सिम्टम दिखाई दे रहा है जिससे ऐसा लग रहा है कि ब्लड शुगर लेवल हाई या लो हो सकता है, तो तुरंत शुगर चेक करना चाहिए। अगर शुगर जो नॉर्मल लेवल है उससे कम है तो तुरंत ही उसको शक्कर का पानी दिया जा सकता है या कोई भी मीठी चीज़ दी जा सकती है, और इसके बाद में डॉक्टर से कांटेक्ट कर सकते हैं। या हाइपरग्लाइसीमिया है तो फिर तुरंत डॉक्टर से कांटेक्ट करना ज़रूरी है। डायबिटिक पेशेंट को जो मेन प्रॉब्लम्स होती हैं या जो उनकी सिम्टम्स होते हैं वो तो अभी पढ़ ही चुके हैं, लेकिन इसके साथ साथ डायबिटिक पेशेंट को अदर कॉम्प्लिकेशंस भी अराइज हो सकते हैं, उनके अदर बॉडी पार्ट्स भी अफेक्टेड हो सकते हैं, जिससे उनको कई तरह के डिसीज़ के चांसेस बढ़ जाते हैं, जैसे किडनी डिसीज़, हार्ट डिसीज़, नर्व रिलेटेड डिसीज़, आई प्रॉब्लम। तो अगर आप इन सारी डिसीज़ के बारे में, मतलब किस तरह से डायबिटीज़ के कारण हार्ट डिसीज़ या किडनी डिसीज़ या नर्व रिलेटेड डिसीज़ हो सकती है, इनकी मैकेनिज्म को डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, मैं इनके लिए एक सेपरेट वीडियो बना दूंगी। इसके बाद में है ट्रीटमेंट ऑफ डायबिटीज़। ऐसी इंपॉर्टेंट ड्रग्स जिनका यूज़ जनरली डायबिटीज़ के ट्रीटमेंट में होता है उनमें से कुछ हैं ग्लिपिजाइड, मेटफॉर्मिन, लिनाग्लिप्टिन। इसी के साथ हमारा आज का टॉपिक यही कंप्लीट होता है। डायबिटीज़ के बारे में जो कुछ भी आपको बताया, अगर कोई डाउट है या कुछ और आप जानना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में लिखकर पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।